तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो वैल्यूज़ बेटा चीज़ होती है ना, वो चीज़ें होती हैं जिनको हम बहुत हाई रिगार्ड देते हैं, और अगर वो हम ना भी करें तो इट डज़न्ट मैटर। नॉर्म के अंदर हम राइट और रॉन्ग में बात चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और उसके ऊपर फिर जो रूल्स रेगुलेशंस, इवन इफ रूल्स रेगुलेशंस भी ना हो, क्या वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है, ये भी हम उन पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपको वैल्यूज़ में और नॉर्म्स में फ़र्क पता चल गया हो। तो जैसे कि अबॉर्शन कुछ सोसाइटीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, लाइक आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अबॉर्शन को जैसे कहते हैं क्राइम समझा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में जाएं तो बहुत सी जगहों के ऊपर अबॉर्शन को लीगल कर दिया हुआ है कि यस आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी कहते हैं कि जो बेशक लॉ है, लोग उसको फिर भी बेहतर अच्छा नहीं समझते। तो राइट और रॉन्ग के अंदर जो प्रिंसिपल्स बनते हैं कि कौन सी चीज़ को हम सही समझेंगे, किस चीज़ को हम नहीं सही समझेंगे, वो नॉर्म में आता है। वैल्यूज़ में वो बात आती है कि जिस चीज़ को हमने बहुत हाई रिगार्ड देते हो, और अगर वो चीज़ आप ना भी करो तो डजंट मैटर। तो 3 कैटेगरीज़ में आप डिवाइड करते हो नॉर्म्स को: फोकवेज, मोर्स एंड लॉज। ठीक है, divided into 3 types on the basis of the kind of disapproval that results when they are violated. For example, इन तीनों में को डिफ्रेंशिएट किस बात पे किया गया कि अगर इनमें से किसी एक चीज़ को अगर आप प्रिंसिपल को तोड़ोगे तो उसका रिएक्शन कैसा आएगा सोसाइटी की तरफ से, इस बेस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो फोकवेज आर कस्टमरी पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ दैट स्पेसिफाई व्हाट इज़ सोशली करेक्ट। फॉर एग्जांपल, ऑफरिंग अ सीट टू अ लेडी एल्डर, कॉलिंग डॉक्टर साहब साहिबा एंड नॉट कॉलिंग पेरेंट्स बाय नेम। अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो लोग इस बात को अच्छा नहीं मानेंगे। अगर आप अपने अब्बू को उनके नाम से बुला दोगे ना, तो कोई भी आपको मारेगा नहीं। हो सकता है आपके अब्बू आपको मारें, हो सकता है ना मारें, लेकिन हो सकता है आपकी सोसाइटी आपको नहीं निकाले कि निकल जाओ हमारी बरादरी से, वो भी ऐसा ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स इस बात को अच्छा नहीं मानेंगे। तो ये एक माइल्ड किस्म का डिसअप्रूवल का लेवल उनकी तरफ से आया। ठीक है ना, वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वैल्यू में था कि अगर आप वो काम जिसे कहते हो थोड़ा सा मिलता जुलता है फोकवे से, लेकिन इस बात को जहन में रखना कि ये जो उनसे ना जो फोकवे होता है वो एक कस्टमरी पैटर्न होता है कि अगर वो आप चीज़ नहीं करते हो ना तो लोगों की तरफ से उसका रिएक्शन माइल्डर फॉर्म में आएगा। तो फोकवेज आर कस्टमरी पैटर्न्स डेली लाइफ के, जो कि सोशली हम कंसिडर करते हैं कि वो करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट हैं। तो अगर आप किसी लेडी को चेयर ऑफर कर देते हो दैट शी इज़ स्टैंडिंग फॉर टू लॉन्ग बिकॉज वुमेन आर कंपेयर टू मैन लेसर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो वो एक आपके एंड पे एक अच्छी बात होगी। अगर आप नहीं करते हो तो लोग बुरा मनाएंगे इस बात को, लेकिन इस तरह आपको कोई बरादरी से निकालेगा नहीं, ना ही आप पे कोई फ़र्द जुर्म आयद होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर दोगे तो इस बात को अच्छा माना जाएगा, सोशली एक्सेप्टेबल होगा। वैल्यूज़ और फोकवेज थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं कि इस सेंस में कि इन बातों को हाई रिगार्ड दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। मोर्स क्या चीज़ होती है? मोर्स आर कंसिडर्ड वाइटल फॉर द ग्रुप्स वेलफेयर एंड सर्वाइवल, थस मेकिंग देम वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन व्हाट इज़ मॉरली right and wrong, and violation of them lead to disapproval or punishment. For example, respect for sexual boundaries that lead to being imprisoned, killed or ostracized. Ostracize मतलब being kicked out from the society, बरादरी से निकाल दिया जाने का मतलब होता है ostracized करना। तो इसमें ये बात आ गई कि मोर्स का क्या फ़र्क आ गया फोकवेज में, कि फोकवेज में वो चीज़ें हैं जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं, अगर आप नहीं करते तो डिसअप्रूवल होगा। मोर्स में वो बातें हैं जो कि लिखना है वर्ड किस चीज़ से, मोरालिटी से, मॉरली एक्सेप्टेबल चीज़ों से। तो आपको एक बड़ा मशहूर वाक़या याद होगा कोलिस्तान का, जहाँ पे एक वीडियो बड़ी मशहूर हो गई थी कि कुछ लड़कियाँ बैठ के देवर क्लैपिंग ड्रम्स बजा रही थी और कुछ लड़के डांस कर रहे थे, और देवर किल्ड बाय द ट्राइब्स, क्योंकि वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी में अलाउ नहीं था कि लड़के और लड़कियाँ आपस में इस तरह का रखें एक दूसरे से कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली दिस वाज नॉट राइट, बट उनके चूँकि मोर्स के ये ख़िलाफ़ था तो दे वर पनिश्ड एंड दे वर किल्ड, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ लॉ। जब मोर्स रिटन फॉर्म में पाकिस्तान के जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है, तब वो चीज़ लॉ बन जाती है। वो चीज़ मोर जो है वो लॉ नहीं है, वो रिटन स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन
वो एक सोसाइटी का वो एलिमेंट है जिसको आप मॉरली एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल कंसिडर करते हो, और उसकी सज़ा के तौर पे या आप को इम्प्रिजन कर सकते हैं वो सोसाइटी के लोग, या आपको किल कर सकते हैं, या आपको सोसाइटी से बेदखल किया जा सकता है। तो मोर्स ये है समथिंग दैट इज़ मॉरली नॉट एक्सेप्टेबल। फोकवेज क्या थे, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थे, लेकिन उसमें मोरालिटी का उसका एलिमेंट नहीं आता। और लॉज क्या चीज़ होती है, लॉज आर फॉर्मली कंपाइंड रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन कोडेड आफ्टर डिबेट एंड डेलिब्रेशन। For example, abortion is legally prohibited and also against our mores in Pakistan। तो पहले हो सकता है कि abortion का जो लॉ था वो पहले लॉ ना हो, वो पहले एक मोर का हिस्सा हो पाकिस्तान में, कि इसको मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं समझा गया। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान की कैबिनेट बैठी, उन्होंने आपस में बातचीत की, डिबेट की, डेलिब्रेशन किया, उसके बाद जब उस चीज़ को कोड करके पाकिस्तान के लॉ का हिस्सा बना दिया गया, तब वो लॉ बन गया। तो जो चीज़ कंपाइल होकर लिख दी जाती है ना, तो वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाता है। तो आई होप आपको फोकवेज, मोर्स और लॉज में फ़र्क पता चले। मोर्स अगर लिखी फॉर्म में आ गए तो वो क्या हो गया, वो लॉ बन गया, ईजी। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड हेल्थ केयर। For the predominantly Muslim population of the country, health and disease like life and death are predestined by will of Allah. The process of healing and cure similarly rests with Allah Almighty. Our culture tend to classify diseases, supernatural forces, epilepsy, psychiatric disorders, fits and related changes in unconsciousness and headaches. तो हमारे कल्चरली हम क्या सोचते हैं कि जी साया आया हुआ है, सुपर नेचुरल फोर्स अगर किसी बंदे को मिल गया, दिमागी मसला, एक कल्चरल एस्पेक्ट है जो हमारी थिंकिंग होती है। इस तरह अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो कल्चरली हम ये सोचते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से बात सही भी है। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड पुअर डाइटरी हैबिट्स, environmental factors, germs and chemicals, social and family problems as causes of evil eyes और कर्स लीडिंग टू इलनेस। तो ऑब्वियसली हम इन बातों को भी समझते हैं कि जी नज़र बद भी बीमारियां करवाती है इस तरह की, जो कि आपको डिफरेंट इलनेसेस में डलवा सकती है। लिवर एंड किडनी डिजीज़ आर एट्रीब्यूटेड टू ईटिंग रॉन्ग फूड। फॉर एग्जांपल गर्म तासीर की चीज़ें खाने से आपको जिगर का मसला शुरू हो जाता है। ये भी हमारी कल्चरल एक माइंड सेट है। कल्चरल व्यूज़ ऑन ट्रीटमेंट्स एंड इंटरवेंशन आर लार्जली डाइवर्स एंड वेरी विद सोशल क्लास, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड अर्बन एंड रूरल सेटिंग। तो आपकी जो थिंकिंग है आपकी सोशल क्लास पे बहुत डिपेंड करती है, और सिमिलरली आपका अप्रोच टूवर्ड्स द हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे कि हमने सोशल क्लास की पिछले लेक्चर में बात की कि आप जितने अच्छे सोशल क्लास से बिलोंग करोगे उतना अच्छा आपका एजुकेशन होगा, उतने अच्छे आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ आपकी अप्रोच होगी, उतनी अच्छी आपकी थिंकिंग होगी, और उतना अच्छा आप जिसे कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि आपको डॉक्टरों की बात समझाएगा तो बीइंग फ्रॉम अ वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड आप उसको जल्दी डाइजेस्ट भी कर सकते हो, कंपेयर टू अ पर्सन जो कि इलिटरेट है, उसको समझाने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। एलोपैथिक मेडिसिन आर रेफर्ड एज गरम एंड डेंजरस, जो कि हमारी मदर्स बहुत सोचती हैं कि जी दवाइयाँ इतनी नहीं खानी चाहिए, कि इससे बेहतर है कि आप ये अजवाइन ले लो या आप ये हल्दी का दूध पी लो। तो ये कल्चरल बैकग्राउंड है और इसका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। देसी दवा इज़ कंसिडर्ड एज ठंडी एंड थस मोर appropriate in hot and humid environment. Most preferred and first line of treatment in our culture are household remedies, herbs based on past experience, supplemented by prayers, पीर्स, लोकल फेथ हीलर्स, सदका एंड तावीज़। ये हमारी सोसाइटी में एक प्रिवेल्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल बिलीव, जिसे कहते हैं ना कि एक्सेप्टेबल जिसे कहते हैं आपने बनाए हुए हैं कि हाँ इस तरह करने से बेहतर होगा। तो आपको पता ही है हमारी सब फैमिलीज़ में ऐसे होता है। एंड इन ह्यूमन मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट यूज बाय आमिल फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जो कि बहुत इनह्यूमन है और ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। बहुत सी फीमेल्स ने कहा था ना, जब जेंडर के बारे में हम पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, तो मोस्टली फ़ीमेल्स बहुत प्रोन होती हैं इसके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जिसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा फील करती हैं अपनी फैमिली के लिए। तो आपने देखा है वो अक्सर जो पीर हो या जो भी आमिल बाबा होते हैं बहुत इनअप्रोप्रिएटली फीमेल्स को टच करते हैं, डंडे मार रहे होते हैं साइकेट्रिक पेशेंट्स को। दैट्स वेरी अनएक्सेप्टेबल। तो कल्चरली सेंसिटिव क्लिनिकल असेसमेंट आपने एक पेशेंट की कैसे करनी है,
It may not be required in all patients and not always at the start of a treatment plan. The following questions can be asked in a clinical setting to ensure a deeper cultural understanding of the patient. For example, आप पेशेंट से पूछो कि आपको क्या लगता है कि आपका मसला क्या है। फिर आप उससे पूछो कि आपको क्या लगता है आपका मसला क्यों हुआ। फिर आप उससे ये पूछो कि आपको कैसे लगता है ये शुरू हुआ और आपको क्या लगता है कितनी देर लगेगी। आपने पहले पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि पेशेंट क्या सोचता है इस चीज़ के बारे में, फिर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करना है। ठीक है। रिकमेंडेड अप्रोच क्या होती है फॉर अ कल्चरल सेंसिटिव हेल्थ प्रोफेशनल, तो उसमें लर्न का निमोनिक है। फर्स्ट यू विल लिसन, दैट इज़ वाई हमने पहले बात की कि पहले आप उससे पूछोगे कि आपको क्या लगता है प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट यू विल लिसन, देन यू विल एक्सप्लेन, then you will acknowledge, then you will recommend the patient the treatment and the interventions you have in mind, and then you will negotiate in terms of the patient understanding, in terms of the patient's pocket के वो afford भी कर सकता है कि नहीं कर सकता ऐसी intervention या treatment. So that is how you give an approach to a culturally sensitive assessment. Thank you very much for your attention. If there will be any queries, you can ask me in the mails.